आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड का भूगोल, जो पहला चैप्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं भूगोल यानी भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका स्क्रीन आपको दिख रहा होगा बगल में, जैसे कि आपको डिजिटल बोर्ड में दिखता है। और यहाँ से मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर का जितने भी नोट्स होते हैं उन सभी को बताऊंगा। उसके साथ साथ लास्ट में हम आपको 100 आसपास में ऑब्जेक्टिव है वो जो एग्जाम में पूछे गए हुए, खास करके उन सभी ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन बैंक से निकाल करके VVI चीज़ को वहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10 भूगोल यानी भारत संसाधन एवं उपयोग है। इसमें आप देख सकते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग यानी कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं, तो हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस इसे भूगोल के पिता कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कह रहा है कि इरास्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। कौन किया था ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग? इरास्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम क्या था, ज्योग्राफी जो होता है, ज्योग्राफी का मतलब भूगोल होता है, ठीक है, उसी का प्रयोग किया था। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए यूनानी विद्वान जो था पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं है। पृथ्वी चपटी नहीं है, ये कौन बताया? यूनानी के विद्वान था पाइथागोरस। वो पाइथागोरस पर में आप मैथ में यूज करते होंगे, तो पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं है। नहीं तो लोग सब इसे समझते तो एक चपटी है। भूगोल यानी कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। यानी भूगोल में क्या है कि भू मतलब भूमि, गोल मतलब पूरा गोल, यानी भूमि गोल है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। अर्थात ऐसे शास्त्र जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का अध्ययन करते हैं, वो भूगोल कहलाता है। उसमें क्या करते हैं? पहाड़, महादेश, देश, नगर, उसके अलावा समुद्र, झील, वन इत्यादि का उसमें पढ़ाई कराया जाता है। संसाधन का महत्व क्या होता है? उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जितनी भी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जिसे आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, वो सब संसाधन की वस्तुएं कहलाती है। जैसे हो गया इसमें भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज भौतिक संसाधन तथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव जैविक संसाधन है। ठीक है, तो ये संसाधन है, ये जैविक संसाधन के अंदर में आता है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिस्मर मैनर ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये लाइन आपको कंपटीशन से लेकर के अलग अलग लाइनों में, मतलब अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा था? तो ये बोला हुआ था जिमर मैन ने। क्या बोला था? जिमर मैन ने कहा था, ये प्रसिद्ध भूगोलविद, वो कहा था कि संसाधन होते नहीं, इसे बनाने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ से मेन टॉपिक पर आगे जो बेसिक डिटेल्स था हम आपको बता दिए। संसाधन के प्रकार क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है जैव संसाधन। ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है वो क्या होता है? जैव संसाधन होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये सब क्या हो गया कि जैव संसाधन के कैटेगरी में आता है। उसके बाद है अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तु जो रहता है उसके समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज आदि उपयोग के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, यानी चट्टान, धातु एवं खनिज होता है, ये क्या अजैव संसाधन है। उपयोगिता के आधार पर खनिज जो संसाधन है उसके 2 प्रकार होता है। एक जो होता है नवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी वैसे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन्य एवं वन्य प्राणी। क्लियर। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्लास 10 बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि या आदि। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होता है, सबके अलग अलग है। उपयोगिता के आधार पर, गुण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। एक जो होता है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, यानी उसका एक खास व्यक्ति के क्षेत्र के अधिकार में होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड यानी भूमि हो गया, ठीक है, बाग बगीचा हो गया, तालाब हो गया, कुआं हुआ, किसी न किसी आदमी के अधीन में होता है। क्लियर। अब देखना है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में चारण भूमि, शमशान हो गया, पूरा का होता है, मंदिर हो गया सभी आदमी का, मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब हो गया सरकारी वाला, जैसे किसी आदमी का खेल का मैदान हो गया, ये सब सामुदायिक संसाधन होता है।
अगला है राष्ट्रीय संसाधन। देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि देश या राष्ट्र के अधीन में यानी राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो होता है वो संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। खुले महासागरीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्लियर। तो विकास के स्तर पर संसाधन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अभी विकास के स्तर पर हमको संसाधन के बारे में पढ़ना है। किसके स्तर पर? विकास के स्तर पर। देखिए, संभावी संसाधन, इसमें क्या होता है कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है, जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र के खनिज हो गया, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा इत्यादि होता है। विकसित संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया इत्यादि। भंडार संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, जिन्हें उच्च तकनीक के उपयोग से उसे लाया जा सकता है, उसे भंडारण संसाधन कहते हैं। जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक हो गया, ठीक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी रही हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उच्च तकनीक के अभाव के कारण। ठीक है। अब देखिए, संचित कोश संसाधन, ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। क्लियर। संसाधन नियोजन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जो होता है वह क्या कहलाता है? उपयोगी संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी संसाधन का विवेकपूर्ण मतलब आसानी से व्यवस्था के साथ यूज करना, वो क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अनिवार्य ही है। क्लियर। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियम के सपनों को निम्न रूप में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन करना या आकलन करना। संसाधन विकास योजनाओं के मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिक कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा भी तैयार करता है। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, यह भी इसके अंदर में आता है। संसाधनों का संरक्षण क्या होता है? सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों के अविवेकपूर्ण व अतिशय उपयोग विविध प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है, वो यहाँ पर देते हैं। ठीक है। यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। क्लियर। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन कहलाता है। क्लियर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सतत विकास की अवधारणा। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति के द्वारा उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है। कहता है कि ये जो संसाधन है वो प्रकृति का दिया हुआ है, इसीलिए इसका यूज कर रहा है, इसीलिए उसका अंधाधुंध यूज कर रहा है। ठीक है। जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों के विवेकहीन दोहन किया गया है। संसाधनों के विवेकहीन यानी कि इसका कारण जो दिया गया है विवेकहीन दोहन से भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा संरक्षण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसे संकट पृथ्वी पर आ गई हैं। ये क्या है कि संसाधनों का विवेकहीन दोहन करना, इसके कारण भूकंप आता है, गर्मी बढ़ती है, कभी ठंडा बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। अगर ऐसे ही संसाधन का दोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जीवन लौटने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक होता है। इसमें पर्यावरण को
बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसे धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य की भी सुरक्षा रह सकता है। क्लियर। अब यहाँ से देखना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। आंसर नहीं मालूम है, आप लोग इसका आंसर अगर पढ़े हैं तो दे सकते हैं, नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम इसका आंसर जो है ऑनलाइन मतलब यहाँ सामने करेंगे, घबराइए नहीं। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, तो इसका आंसर है डी नंबर यानी अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या कारण, ये क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या होगा, अति पशुचारण। किस खनिज के उद्योग की जननी माना जाता है। यहाँ पर देखिए किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है, तो इसका आंसर दिया हुआ सी नंबर यानी लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसका तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर सी दिया था, लोहा को खनिज क्या है, उद्योग की जननी माना गया, क्योंकि आजकल लोहा पर ही सब चीज़ बनता है, पुल से लेकर घर तक हर चीज़। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। देखिए बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। 4 ऑप्शन है, याद है, बेंजीन। सी नंबर है, एंड्रीन होता है। ठीक है, आप लोग भी अगर कंफ्यूजन में तो कोई बात नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन होना जायज़ बात है। अब इसका आंसर आप लोग देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि बी नंबर यानी कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का। मरुस्थलीय मतलब राजस्थानीय ज़्यादातर क्षेत्र होता है, तो राजस्थानी होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड। चलिए कोई बात नहीं है, जिसको नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि डी नंबर ऑप्शन होगा, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि राज्य इसी में प्रचलित है। आप सबको ये सब थोड़ा हट के रहता है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान दे करके इसमें देखना पड़ेगा कि किसका आंसर क्या हो रहा है। कोयला किस प्रकार का संसाधन, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। ये तो पढ़ाए गए, क्या होगा, अनवीकरणीय यानी कि ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, नहीं तुम्हारे आंसर से। चलिए देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं 7 नंबर। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। वन का विस्तार कितना था, चलिए नहीं याद है तो यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन 19.27। 2001 में 19.27 में भारत में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। 55, 60, 65, 70। 65, सी नंबर ऑप्शन 65 सही है। चलिए ठीक है, 65%। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। बृहद जल के कारण नीला ग्रह कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन इसका होना चाहिए, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। रेगुर मृदा, बी नंबर ऑप्शन सही है, रेगुर मृदा काली मृदा का दूसरा नाम है। अगला FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर पर भूमि का विस्तार है। तो 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब, 8 अरब, 5 अरब। बी नंबर ऑप्शन है यानी कि 4 अरब हेक्टेयर में। ठीक है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, किससे है। यहां पर आप देख सकते हैं ए नंबर ऑप्शन अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को यहां पर दिया गया है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, लौह का। सी नंबर आर्सेनिक का। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। 15, 20, 25, 7। चलिए बी नंबर, डी नंबर 7% भाग में भौगोलिक क्षेत्र का। बिहार में केवल 7% भाग में ही वन का विस्तार है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर सबको मालूम है, नहीं कई बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल, डॉल्फिन, डेल, कछुआ। ए नंबर ऑप्शन घड़ियाल। घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है, दूसरे देश में नहीं पाया जाता। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर ऑप्शन पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन।
जिम्र मैन का, नहीं यही ना था, ए नंबर ऑप्शन बताए थे ना। अगला देखिए, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। कोयला 4 प्रकार का होता है, सबसे बेस्ट प्रकार के कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। हैं, ए नंबर होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, सबसे ऊपर में जो होता है सबसे हाईली होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट 4 प्रकार की कोयला होता है। सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा मजबूत, तो यानी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, काली, पर्वतीय, लैटेराइट। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी किस प्रकार का है? जलोढ़। ए नंबर ऑप्शन सही है, जलोढ़। ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, सी नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। सी नंबर ऑप्शन राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में क्या है कि सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, केवल और रेत मिलेगा तुमको। ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झारिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। चलिए डी नंबर ऑप्शन जादूगोड़ा। क्लियर। किस प्रकृति, निम्न प्रकृति संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। ए नंबर ऑप्शन कोयला। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखिए ए नंबर ऑप्शन है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए चाहिए हमको चूना पत्थर। चूना पत्थर के बिना नहीं बनेगा, क्योंकि पुराने ज़माने में भी चूना पत्थर से घर बनता था, तो चूना पत्थर का यूज करके सीमेंट का बनाया जाता है यूज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। बॉक्साइट देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन बॉक्साइट सही है। अगला, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15, 20। 15, बी नंबर है 10 किलोग्राम। चलिए कोई बात नहीं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। ए नंबर ऑप्शन कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, इसमें सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है। सौर ऊर्जा होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? कर्जा लिखा गया है। मानवकृत, पुनः प्रतियोग, अजैव, चक्रीय। ए नंबर मानवकृत न है, सौर ऊर्जा मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? कलकप्पा, नगौरा, राम प्रताप नगर सागर या तारापुर। डी नंबर तारापुर होगा। ठीक है। अगला, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? राजस्थान, असम, बिहार, तमिलनाडु। ए नंबर असम में। बिहार का सबसे ज़्यादा तेल वहीं पर है, असम में। क्या हो जाएगा? असम। असम में कसम से खा करके कहेंगे तेल ज़्यादा उगाएंगे नहीं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को किसने कहा था कि यह भारत का मंदिर है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद। जवाहरलाल, बी नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। बी नंबर ऑप्शन है, नहीं 3। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा की होती है? 102 किलोमीटर, 15 तो 5 9 कितना होगा? है 19.2 किलोमीटर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय, जैव, प्रवाह, अनवीकरणीय। डी नंबर अनवीकरणीय। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा वर्ग आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 नैनोमीटर। यही ऐसे हम देख लेते हैं एक बारी। बी नंबर सही है, 200 ठीक है नैनोमीटर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों का नियोजित विधों से, संसाधन की नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर है संसाधन के अनियोजित विदोहन से। स्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः प्रतियोग, मानवकृत, अजैव, अचक्रीय। मानवकृत। ए नंबर पुनः प्रतियोग। ठीक है।
इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। देखो जल्दी से। बी नंबर ऑप्शन है गुजरात। ठीक है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? गेहूं, कपास, चावल, ईख। गेहूं। देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन है कपास के लिए। काली मृदा ज़्यादा कपास उगाया जाता है। दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? लावा के प्रवाह से, रेगुर मिट्टी से, प्राचीन जलोढ़ से, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन है, ये लावा के प्रवाह से। ठीक है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये तो याद होना चाहिए। नहीं याद है? भारत का कुल क्षेत्रफल सी नंबर ऑप्शन है 32.8 करोड़ हेक्टेयर हमारे देश यानी भारत का कुल क्षेत्रफल है। 32.8 करोड़ हेक्टेयर जीके में दिया रहता है। आय के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? आयु के आधार पर 2। चलो देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन ठीक है 2। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। सी नंबर ऑप्शन बिहार में। निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? बुल्लर, डलबाटा, सांभर, गोविंद सागर। है सी नंबर सांभर। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? पटना। ही तो सबको याद होगा, पटना में घटा था घटना नहीं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तापी। सी नंबर तापी। भ्रंश घाटी से होकर बहती तापी नदी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जल्दी से। बी नंबर हो गया गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु होना चाहिए। ठीक है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1950, 55, 60, 65। नहीं याद है? चलिए सी नंबर है 1960। 1960 में। संगप्पो किस नदी का उपनाम है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गोदावरी। नहीं याद है? बी नंबर है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डी नंबर है 96.6। सही है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आज हम इतना ही, यानी कि टोटल 51 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को बताए हैं। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। इसी तरह का नोट्स और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे आप इसका आंसर जो है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके दे सकते हैं।